हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम अपना जो चैप्टर चल रहा था उसको फिनिश करेंगे। हमारा यूनिट था रोटेशनल मोशन और चैप्टर चल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं, आपको लास्ट आर्टिकल कराते हैं आज का। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। तो ये आपके सामने हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मोशन ऑफ अ सिलेंडर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। अब इस टॉपिक का जो मीनिंग है उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक रफ स्केच बनाकर दिखाता हूं, जिससे आपको ये मीनिंग समझ में आएगा। बाद में इसका एक फेयर स्केच भी आपको दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसका एक रफ स्केच इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि वो डायग्राम बना कैसे है वो भी आपको पता चलना चाहिए। तो इसका एक कंप्यूटराइज्ड डायग्राम भी आपके सामने आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन पहले भी देख चुके हैं बच्चे, लॉज ऑफ मोशन यूनिट में, फ्रिक्शन वगैरह चैप्टर में, सर्कुलर मोशन में। प्रैक्टिकली हर घर के बाहर जो रैंप होता है स्कूटर वगैरह, कार वगैरह चढ़ाने के लिए, तो वो इंक्लाइंड प्लेन ही होता है। ये एंगल है थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा डिजाइन सही कर दिया मैंने, ये असल में एक सिलेंडर है। अब बच्चे कहेंगे कि सिलेंडर ऐसा रहता है, तो सिलेंडर जो है, ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसका आपको सिर्फ ये वाला साइड पोज दिखाई दे रहा है, ये चीज, यानी इसका ये जो ये वाला पोर्शन है, ये इसके बैक साइड में, आप इसको साइड से देख रहे हो। और हर सिलेंडर को अगर आप एक पर्टिकुलर साइड से देखोगे तो आपको ये डिस्क दिखाई देगी, बाकी का सिलेंडर इसके पीछे की तरफ। और सिलेंडर जब रोल करता है तो वो इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करते हुए ऐसे नीचे आता है। तो यहाँ आपका ये जो हेडिंग है वो ये बता रहा है कि मोशन ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का मोशन रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे एक सरफेस पर नीचे की तरफ रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। मतलब ये इसके ऊपर स्लिप यानी फिसलेगा नहीं, ऐसे घूमकर रोल करता हुआ, एक व्हील की तरह रोल करता हुआ यहां पर आएगा। सब बच्चे जानते हैं कि सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, लेकिन वो रोटेट तब करेगा जब आप इसका ये जो कर्व सरफेस है ये ग्राउंड पर या इंक्लाइंड पर रखेंगे। अगर आपने ग्राउंड पर सिलेंडर को रखा फ्लैट सरफेस पर, तो उसे रोल कराने के लिए आपको उसे पुश करना पड़ेगा, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पर उसे रोल कराने के लिए आपको पुश नहीं करना पड़ता है। और ऐसा क्यों नहीं करना पड़ता है उसके लिए मैं आपको रीजन बताता हूं। जब आप इस सिलेंडर को इस इंक्लाइंड प्लेन पर रखेंगे तो ये नीचे क्यों आता है, उसके लिए रीजन है। ये
mg ये है सिलेंडर का वेट, क्योंकि हमने सिलेंडर के मास को स्मॉल m बोला है। मास ऑफ सिलेंडर जो है वो कितना है, स्मॉल m। जिस भी बॉडी का मास m है, mg वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और इस mg का ये कंपोनेंट, ये एंगल यहां बना देता हूं, ये एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। यहां पर सरफेस की वजह से सिलेंडर पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। ये डायग्राम बहुत बार समझाया जा चुका है 3rd यूनिट 4th यूनिट में, यानी 3rd यूनिट यानी लॉज ऑफ मोशन के फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में, और वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, नेसेसरी नहीं है सिलेंडर हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड सरफेस पर, ऐसे स्लांट सरफेस पर रखा जाता है, वेट mg एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और mg को रिजॉल्व किया जाता है दो कंपोनेंट्स में, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा को बैलेंस करता है सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, और mg sin थीटा वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से कोई भी इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है। ये रोल करके आ रहा है, अगर कोई क्यूब, क्यूबॉइड इस तरह का बॉक्स वॉक्स रखा होता है, वो स्लिप करके आता है। ये वाली बात पिछले चैप्टर्स में बहुत बार बताई जा चुकी है। अगर फिर भी ये क्लास या ये लेक्चर देखने पर किसी बच्चे को ये बात पहले से नहीं पता है, वैसे तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ, लेकिन उसका डिटेल में और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन पिछले यूनिट्स में कराया जा चुका है। तो जिन्होंने पहले से शुरुआत से कोर्स ज्वाइन किया है, एकदम स्टार्टिंग से, उनको ये बात पता होती है, जस्ट हम उसको एक रिकॉल कर रहे हैं। लेकिन जिनको ये बात पहले से नहीं पता है, तो उनको स्टार्टिंग से कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, अभी भी मौका है। बीच से जो देख रहे हैं उनको नहीं पता चलेगा, तो स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं उनको ये बात पता है। और इसमें एक और फैक्टर है कि जब ये नीचे की तरफ रोल डाउन करता है, तो ये जो आप एरो बन रहा है, अब मैंने जो बनाया है, ये फ्रिक्शन है, जो कि दोनों सरफेसेस के टचिंग पॉइंट यानी टेंजेंशियली लगता है, जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है। तो ये मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, इसलिए कि जब आप इसको खुद से अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो आपको कैसे ड्रॉ करना है। इसका ऑलरेडी एक रेडीमेड वर्जन हमारे पास है, जो थोड़ा नीट एंड क्लीन है इससे, क्योंकि फ्री हैंड डायग्राम से कंप्यूटराइज्ड बना हुआ डायग्राम, थोड़ा सा ग्राफिक्स से बना हुआ डायग्राम नीट एंड क्लीन होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम डायग्राम है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर साइड में करके। कंपैरिजन हो जाने के बाद इस वाले डायग्राम को हम हटा देंगे और उसी डायग्राम को लेकर हम आपको डेरिवेशन करा देंगे। तो उसके लिए हम फिलहाल ये जो बाकी का चीज है इसको हटाते हैं। तो ये आपके सामने अब आ चुका है इसी सिचुएशन का एक फेयर डायग्राम, जिसमें आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये चीज यहाँ पर, ये एक सिलेंडर का साइड पोज ही है, यानी सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इंक्लाइंड प्लेन आपको सामने दिख ही गया, ये एंगल है थीटा, जो बिल्कुल एग्जैक्टली ये थीटा और ये थीटा भी इक्वल होंगे। ये दोनों क्यों इक्वल होते हैं ये भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। इसके इंक्लाइंड प्लेन की हर बात पहले से जानते हैं, बस इसका रोटेशनल में क्या यूज है वो हम समझ रहे हैं। mg वेट देख रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, हमने पहले ही बोल रखा है। mg cos थीटा
इस तरफ है, सरफेस का रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन इधर है, mg sin थीटा इधर है, और ये जो रेड कलर से आपको एरो दिखाया है जिस पर म्यू आर लिखा है, ये म्यू आर कहाँ से आया? क्योंकि आपको पहले एक फॉर्मूला बताया गया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर होता है। ये वाला फॉर्मूला फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ाया गया था, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में, जिसमें आप बोलते थे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर आप म्यू लगाते थे जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये फॉर्मूला यहां से आया है। कोई भी इसमें ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं F इज इक्वल टू म्यू आर, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी यहां पर आप F लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बिल्कुल ये जो चीज है, यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख दिया था मैंने F, उसकी वैल्यू म्यू आर होती है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही डायग्राम यहां पर बन गया है। तो अब हम अपने रफ वाले डायग्राम को हटा देते हैं। कोई फर्क तो नहीं दिख रहा है किसी को? देख लें अभी भी हटाने से पहले, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही बनाया गया है। तो ये जो है रफ वाले डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, इसको ड्रॉ करने का मेथड बताने की वजह से मैंने बनाया था, इससे बच्चों को ड्रॉ करना भी आ जाए। तो अब ये सिलेंडर नीचे की तरफ रोल डाउन करेगा और इसे स्लिप नहीं होना है, विदाउट स्लिपिंग। तो कैसे कैसे होगा ये काम, वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इस सिलेंडर पर जो फोर्सेस लग रही हैं, पहले वो mg फोर्स थी, उसके दो कंपोनेंट हो गए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। यानी mg फोर्स के तो दो आपने पोर्शन कर दिया, अब mg नहीं रहा, अब cos और sin हो गए। और उसमें से mg cos थीटा को कैपिटल R यानी नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया। अब बची हुई दो फोर्सेस हैं, एक mg sin थीटा और एक फ्रिक्शन, जो आपको F इज इक्वल टू म्यू आर दिख रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट पर R और mg cos थीटा तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं, तो उन्हें कंसीडर करके कोई फायदा नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रोल कर रहा है, ये सिलेंडर नीचे की तरफ रोल कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होता है, मूव कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, और उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है। तो इस पर हम नेट फोर्स जो निकालेंगे वो हमारी क्या आनी चाहिए, mg sin थीटा माइनस F, जो कि म्यू आर है, ये वाली फोर्स। ये F है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लगे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर वो मूव नहीं कर रहा है, यानी सिलेंडर अभी नीचे नहीं आ रहा होता, तो मानते हैं कि mg sin थीटा इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैंसिल कर रहा है, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg sin थीटा को कैंसिल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जैसे mg cos थीटा r को कैंसिल कर रहा है। लेकिन mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगता है। फिर भी ये mg sin थीटा वाली साइड में मूव कर रहा है, यानी नीचे आ रहा है। तो ये भी बच्चों को फोर्स वाले चैप्टर में बताया था कि अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे और उनमें से एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ी फोर्स वाले डायरेक्शन में मूव करता है, और उस केस में रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस करना पड़ता है। तो ये आपकी नेट फोर्स आ गई है, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहां लिखता हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर हम फोर्स न लिख के इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स लिखेंगे।
क्योंकि जब एक ही फोर्स लग रही है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन अब आपको दिखाया है कि इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं, mg साइन थीटा और ये f जो कि म्यू आर है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमने mg साइन थीटा माइनस f लिखा है, और फिर हम लिखेंगे नेट फोर्स यानी mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। f की वैल्यू आप पहले से जानते हो, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है यानी म्यू आर। इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये सिलेंडर असल में कोई भी सिलेंडर हो, रोलिंग के लिए तो उसका साइड फोर्स दिख रहा है, लेकिन नॉर्मली ये सिलेंडर ऐसा होता है। अब इस सिलेंडर में ये चीज तो होती है सिलेंडर की लेंथ, और ये चीज होती है सिलेंडर की क्या, रेडियस। तो हमने सपोज किया है कि जो सिलेंडर है हमारा उसकी रेडियस स्मॉल आर है, मास तो m है ही, जो कि आपने mg से वेट उसका शो कर दिया। तो सिलेंडर का मास है m और रेडियस है स्मॉल r। अब ये सिलेंडर अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, देखो ऐसे, और जो भी चीज रोटेट करती है उस रोटेशन का रीजन होता है उस पर लगने वाला टॉर्क, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस सिलेंडर के लिए टॉर्क जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको रोटेट करा रहा है। देखें, इस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसमें से आर देख लो आप, mg साइन थीटा देख लो, mg देख लो, mg कॉस थीटा देख लें, सारी की सारी फोर्सेस इस सिलेंडर के रेडियस के अलोंग लग रही हैं। और जिन बच्चों ने टॉर्क अच्छी तरह पढ़ा है उनको ये बात मालूम है कि रेडियस के अलोंग लगने वाली फोर्स कभी किसी बॉडी को रोटेट नहीं करा सकती। बॉडी को रोटेट कराती है टेंजेंट के अलोंग लगने वाली फोर्स। ये बात आप करके देख लो, किसी सिलेंडर को हाथ में पकड़ो दोनों हाथों में, जैसे आप दही बिलोने के लिए, लस्सी वस्सी बनाने के लिए एक चर्नर हाथ में पकड़ते हैं, लकड़ी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो दही वगैरह बिलो के लस्सी बनाने के काम आता है, हर किचन में होता है। आप उसको जब रोटेट कराओगे तो आप दोनों तरफ उसके सिलेंड्रिकल, उसकी जो रॉड होती है उसके ऊपर हाथ रखकर उसको साइड वाइज ऐसे रोल करते हो। आप जो फोर्स लगाते हो वो सिलेंडर के, ये यानी अगर इसको मान लें और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इधर और इधर लगाते हो, ऐसे और ऐसे। रेडियस के अलोंग लगने वाली फोर्स कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं कर सकती, टेंजेंट के अलोंग लगने वाली फोर्स हमेशा रोटेट करती है, और उसी की वजह से टॉर्क लगता है। तो इस पूरे सिलेंडर में आप किसी भी फोर्स को देखो, ये वाली यानी कैपिटल आर, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, सब रेडियस के अलोंग है। सिर्फ एक फोर्स है जो टेंजेंट के अलोंग है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आपको देखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि ये आपको दिखा दिया गया। यानी आपका जो इस सिलेंडर पर लगने वाला टॉर्क है वो आपका आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू रेडियस, क्योंकि इस केस में रेडियस ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सिलेंडर का एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का। तो टॉर्क का ये जो फॉर्मूला बना है
F इंटू आर। इसके बनने के पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीजन, इन सारों में से वो फोर्स टॉर्क लगाएगी जो टेंजेंशियली लग रही है, वही फोर्स बॉडी को रोटेट कराती है, और उस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बैठता है आर, जो कि सिलेंडर का रेडियस है, स्मॉल आर, नॉट कैपिटल आर। कैपिटल आर रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपका इस सिलेंडर पर लगने वाला टॉर्क हो गया है, जो आपने फाइंड आउट कर लिया। और इससे पिछले क्लास में आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, और उससे पिछले क्लास में आपने टॉर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो मैं याद दिला दूं बच्चों को। वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वो फॉर्मूला है ये, जिन्होंने इससे पहले से पहला यानी जो इससे पहला लास्ट लेक्चर था, उससे भी एक और पहला लेक्चर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, वो वाला लेक्चर देखा था। उसमें बच्चों को ये पढ़ाया गया था, 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे, एंगुलर मोमेंटम का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का और टॉर्क का। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला पढ़ाया था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। नोट्स की कॉपी में भी देख सकते हैं, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके हेडिंग है, और जस्ट इससे पिछले से पिछला वीडियो देखेंगे, वहां पर इसका डेरिवेशन भी है, कहां से आया। अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 from equation 2 and 3। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया है एफ आर इज इक्वल टू आई एल्फा। और इससे आपके पास एफ की वैल्यू आ गई है आई अपॉन आर, और साथ में अल्फा है। और इस विंडो में मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूं, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में भी, और इस जब ये वाला आर्टिकल डिराइव किया था ना, ये वाला टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इसमें भी A is equal to R alpha. This is the relation between linear acceleration and angular acceleration. अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो इस रिलेशन के मुताबिक अल्फा की वैल्यू आएगी A अपॉन R। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए R को A से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन को जब हम यहां यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं, और F की वैल्यू बन जाएगी I एज इट इज रख दें, नीचे R भी एज इट इज रख दें। अल्फा की जगह आप क्या लिखोगे? A डिवाइडेड बाय R, यानी कि F की वैल्यू बन चुकी है आई स्मॉल a, जो कि एक्सेलरेशन है, वो भी लीनियर वाला, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्मॉल आर और स्मॉल आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ध्यान रहे, स्मॉल आर सिलेंडर का रेडियस है। ये आपने
फोर्स, ये वाली फोर्स देख रहे हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो टॉर्क लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। अब ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, इस फोर्स के फॉर्मूले को आपको इक्वेशन 1 में रखना है। ये डबल टिक जिस पर लगाया है, इस फॉर्मूले से फोर्स जो आई है उसको आपको इक्वेशन 1 में रखना है। ये रहा इक्वेशन 1। जब आप इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये हटा देते हैं, तब हमारे पास ये आएगा, मैं जो यहां लिख रहा हूं, इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 बन जाएगी mg, क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस f है, उसके वैल्यू ये रखी जाएगी i a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपने f की वैल्यू यहां से इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया है और इज इक्वल टू एम ए आ गया है। ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये बात, रीजन वाली बात आपको सबसे एंड में बताई जाएगी। फिलहाल क्या क्या किया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सबसे पहले आपने यहां सिलेंडर रखा और उसके रोल होने का रीजन पता लगाया। रोल होने का रीजन है उस पर लगने वाली नेट फोर्स, जो कि mg साइन थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है, यानी नेट फोर्स। उस नेट फोर्स को आपने इक्वल टू रखा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी किस एक्सेलरेशन से वो नीचे आता है। फिर आपने सिलेंडर, क्योंकि रोटेट कर रहा है, रोलिंग है, ये रहा रोलिंग, तो रोल कोई चीज रोटेट करती है क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है, तो आपने टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया। लेकिन कौन सी फोर्स टॉर्क लगाती है, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन, तो इससे ये फॉर्मूला बना। और टॉर्क के लिए एक फॉर्मूला और आपने पहले ही पढ़ चुके हैं इसी क्लास के इसी चैप्टर में। उन दोनों को इक्वेट करके और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू रख के आपने फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लिया और उसको नेट फोर्स के फॉर्मूले में पुट किया। तो ये आपके पास इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन का क्या फायदा है वो मैं आपको दिखाता हूं, जिसके लिए मुझे बाकी सब चीजें यहां से हटानी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ का ये पूरा चीज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये हम काफी अच्छी तरह समझ भी चुके हैं, और किसी बच्चे को देखना हो तो वो रिवाइंड करके देख सकता है, क्योंकि अब आपके पास ये हमेशा के लिए है। ये चीज नॉर्मल क्लास में नहीं होती है, यहाँ बस ये फायदा है इसका। तो हम ये पूरा हटा देते हैं। तो ये पूरा क्लियर करने के बाद अब आपको ये दिखाया जाता है कि ये फॉर्मूला क्या काम आता है, क्यों बनाया गया। उसके लिए हम इस इक्वेशन को फिर से अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिखता हूं mg साइन थीटा इज इक्वल टू i a अपॉन r स्क्वायर प्लस m a। ओके बात। हमने क्या किया, जस्ट बस ये जो आई ए अपॉन आर स्क्वायर है इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया है, और ट्रांसफर करने पर जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन गौर से देखें, राइट हैंड साइड में से हम कॉमन ले सकते हैं स्मॉल ए,
तो ये बचेगा हमारे पास I डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस M। ओके जी, और यहाँ पर तो ये एज इट इज है ही। mg sin थीटा एज इट इज लिखा। अब हम इसको रीअरेंज करके दोबारा लिख रहे हैं, गौर से देखें। हमने क्या किया है, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर जो भी पूरी टर्म है इसको सीधा ले जाकर दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया है और हमने स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब ये स्मॉल a क्या है? ये स्मॉल a वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से ये सिलेंडर इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ रोल करता हुआ आएगा। यानी कोई भी सिलेंडर अगर आपने इंक्लाइंड प्लेन पर रखा और वो रोल करके नीचे आ रहा है तो वो किस, ऑब्वियसली स्मॉल है तो लीनियर एक्सेलरेशन है, किस एक्सेलरेशन से नीचे आता है ये हमें फाइंड आउट करना था इस आर्टिकल में। और ये चीज हमें फाइंड आउट क्यों करनी थी अभी बताएंगे, वही आज का आपका टास्क होगा। और ये चीज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सिलेंडर का मास जी तो सबको पता है 9.8 है, थीटा ये जो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन वाला, ये कैपिटल आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर, स्मॉल आर क्या है? सिलेंडर का रेडियस, और स्मॉल एम फिर से सिलेंडर का मास। यानी आपको मेनली तीन चीजें हैं, सिलेंडर का मास, उसका रेडियस और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है, और एंगल इंक्लाइंड प्लेन का पता है थीटा, तो आपको पता चल जाएगा किस एक्सेलरेशन से ये सिलेंडर नीचे रोल करके आएगा। अब किस एक्सेलरेशन से ये रोल करके नीचे आएगा वो पता लगा के भी क्या मिलेगा तो वो पता लगा के क्या मिलेगा उसके लिए आपको एक क्वेश्चन सेंड किया जाएगा, और वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने लगेंगे तब आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और फिर आपको पता चलेगा कि हमने क्यों ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है। उससे पहले एक और चीज मैं बच्चों को बता दूं, आपके पास कोई भी साइड बुक वगैरह, कोई भी 11th क्लास की फिजिक्स की बुक हो, उसमें आपको एक टेबल बना मिलेगा इस चैप्टर में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में आप किसी भी बुक में जब आप इस चैप्टर के पन्ने पलटोगे, व्हेन यू विल गो थ्रू द चैप्टर, तब आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक टेबल बना दिखाई देगा और उस टेबल में नंबर वाइज आपको अलग अलग बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले मिलेंगे, जैसे कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग का कितना होता है, डिस्क का कितना होता है, सिलेंडर का कितना होता है और स्फेयर का कितना होता है।
जब भी ये इस तरह की जो मैंने नाम लिखे हैं, रॉड, रिंग, डिस्क, सिलेंडर और स्फेयर, जब भी ये चीजें रोटेट करती हैं, जैसे इस समय रोटेट करके ही तो नीचे आ रहा है, चल के नहीं आ रहा, गोल गोल घूम घूम के आ रहा है। जब भी ये चीजें रोटेट करती हैं तो इनका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसके लिए सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। वो टेबल आपको याद रखनी है, यानी उस टेबल में जो जिस जिस क्वांटिटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको याद रखना है। जैसे कि मैं बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर हाफ mr² होता है। m सिलेंडर का मास, r सिलेंडर का रेडियस, यानी अगर आपने हाफ mr² I की जगह रख दिया है तो आपको सॉल्व वॉल्व करके वो एक्सेलरेशन मिल जाएगा जिससे सिलेंडर नीचे रोल करके आता है। पिछले साल के सिलेबस तक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फॉर्मूला आपको अभी याद करने के लिए कहा जा रहा है, इन फॉर्मूलों के डेरिवेशंस भी सिलेबस में थे। सारे स्कूल्स, 11th क्लास के स्कूल, हर स्कूल में अलग तरह से कराया जाता है, तो सारे स्कूल्स तो नहीं कराते थे, लेकिन सिलेबस में थे। तो कुछ जो रिकॉग्नाइज्ड अच्छे स्कूल्स हैं उसके टीचर तो ये डेरिवेशंस भी क्लास में पूरा सॉल्व कराते थे, डिस्कस करते थे, और हम तो कोचिंग में करते ही। बट इस बार ये मैंडेटरी नहीं है। तो आपको एक चीज़ जो मैंडेटरी है वो ये है कि इस टेबल से आपने ये याद करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हाफ mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर होता है, हमेशा के लिए याद रहेगा। ऐसी डिस्क का, रिंग का, स्फेयर का, ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने हैं। जैसे आपने फॉर्मूले याद रखे हैं अभी तक, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है हाफ mr²। हाँ, अगर कोई बच्चा डेरिवेशन सीखना चाहता है फिर भी, तो उसके लिए अलग से सिखाने का भी अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन वो ऑन डिमांड होगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सीखना चाहता है तो अच्छी बात है, सीख सकते हैं। तो इस बार तो हम सिलेबस में जो है पहले वही बच्चों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का सिलेबस थोड़ा सा पहले करना ज़रूरी होता है। तो अब आपको ये फॉर्मूला तो डिराइव करना आना ही चाहिए जो हमने अभी करा है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये डेरिवेशन, ये वाला चीज़, ये फॉर्मूला यहाँ तक डिराइव करना आपके स्कूल के एग्जाम में डेरिवेशंस के तौर पे आ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन विद विच द सिलेंडर रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। कि सिलेंडर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल डाउन करता है बिना स्लिप हुए, तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आता है उसका फॉर्मूला डिराइव करो। और इस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का क्या फ़ायदा है वो आपको क्वेश्चन एक सेंड किया जाएगा, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पता चलेगा, वही आपका टास्क होगा। और साथ में टेबल से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का मैंने बता दिया, बाकी सबका देखना है। अगर फिर भी किसी को ये टेबल नहीं मिलता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको ये टेबल भी सेंड कर दिया जाएगा PDF फॉर्म में। लेकिन ये टेबल आपके पास होना चाहिए और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सारी बॉडीज़ के, स्फेयर का, सिलेंडर का, डिस्क का, रिंग का, रॉड का, ये याद होना चाहिए। और डेरिवेशन का भी बता दिया है कि आपको डेरिवेशंस भी करने हैं, तो यू कैन कॉल मी, उसके लिए हम सेपरेट क्लास बना देंगे या बच्चों को कोचिंग में लाइव क्लास में पढ़ा देंगे ऑफलाइन बुलाकर। तो अब आज का क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और रोटेशनल मोशन का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। बाकी जो इसमें कोई डाउट्स या जो भी टास्क से रिलेटेड क्वेश्चन, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन या कुछ भी, यू कैन कॉल मी फ्रीली या व्हाट्सएप वगैरह, किसी भी तरह जैसे आप चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास फिनिश करते हुए हम सबको गुड बाय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू यूनिट के साथ, ग्रेविटेशन। तब तक के लिए गुड बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।